नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टरों में बांटा है। इसके लिए बीजेपी ने नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठकें हो चुकी हैं। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन, 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन और 8 को साउथ रीजन की बैठक हुई थी, जिसमें आगामी रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई थी। इस बैठक में रीजन में आने वाले राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। इसे रीजन की कार्यकारिणी के तौर पर भी देखा जा रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज माना गया था। बीती 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक गुवाहाटी में हुई थी। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के पार्टी से जुड़े लोग शामिल हुए थे। जबकि 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के बीजेपी के नेता शामिल हुए थे। इसके साथ ही 8 जुलाई को जो बैठक हुई थी वो साउथ रीजन की बैठक थी और हैदराबाद में संपन्न हुई थी। इसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के पार्टी पदाधिकारियों के साथ पार्टी के शीर्ष कमान ने गहन मंथन किया था और बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद उनके आवास पर बीती 28 जून को बीजेपी की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में 2023 के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे थे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। पार्टी आलाकमान ने नेताओं को अगले 8 महीने तक पूरी तरह से जमीन पर काम करने का निर्देश दिया है। मिशन यूपी के तहत राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को 3-5 लोकसभा सीटों के क्लस्टर में बांटा गया है। इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। नेताओं को क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी भी दूसरे राज्यों के नेताओं को दी गई है। नेताओं की 3 श्रेणियां भी बनाई गई हैं, ए, बी और सी। ए श्रेणी में राष्ट्रीय नेताओं को रखा गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। बी श्रेणी में वरिष्ठ नेता और दूसरे राज्यों के सांसद रखे गए हैं, जबकि सी श्रेणी में स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी गई है। अभियान को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जिम्मेदारी को बांट दिया गया है। ग्रुप सी जमीन पर काम करेगा और पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करेगा। ग्रुप बी कार्यक्रमों की निगरानी करेगा, जबकि ग्रुप ए सभी संगठित कार्यक्रमों, जनसभाओं और स्थानीय लोगों की समस्याओं, सत्ता विरोधी लहर को पहचानने और उसे ठीक करने के उपाय सुझाएगा। भाजपा आला कमान में अगले 8 महीने तक जमीन पर काम करने का निर्देश दिया गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि हर गांव में बीजेपी का झंडा हो। 30 मई को बीजेपी के महासंपर्क अभियान से ही इनका काम शुरू हो गया था। इसी तरह के क्लस्टर देश भर की लोकसभा सीटों पर भी बनाए गए हैं। कौन से नेता किस राज्य के किस ग्रुप में रहेंगे, अगर इस ओर निगाह डाली जाए तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ग्रुप ए में 5 लोकसभा सीटों कैराना, मुजफ्फरनगर के साथ ही उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार को देखेंगे। इनके साथ राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ग्रुप बी में और बुलंदशहर जिले के पूर्व अध्यक्ष डीके शर्मा ग्रुप सी में होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास डुमरियागंज, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज सीटों के लिए ग्रुप ए, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ग्रुप बी और गोरखपुर के उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ग्रुप सी में रखे गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बिजनौर, सहारनपुर, नगीना लोकसभा सीटों के लिए ग्रुप ए में हैं। उनके साथ ग्रुप बी में दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और ग्रुप सी में यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे होंगे। इसी तरह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बांसगांव, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और सलेमपुर के 5 लोकसभा सीटों की क्लस्टर के ग्रुप ए में रखा गया है। उनके साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ग्रुप बी और कुशीनगर के पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शाही ग्रुप सी में हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और लालगंज के लिए ग्रुप ए में हैं। उनके साथ बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ग्रुप बी में और पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ग्रुप सी में रखे गए हैं।
यूपी में जिन प्रमुख नेताओं को ग्रुप ए में रखा गया है उनमें केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, एसपी सिंह बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन शामिल हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सत्र के दौरान दावा किया था कि विपक्ष कांग्रेस लोकसभा में अपनी मौजूदा सीटें भी नहीं बचा पाएगी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अगले साल 300 से ज़्यादा सीटों के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी का दर्जा खो दिया है और लोकसभा में अपनी मौजूदा सीटों की संख्या को भी सुरक्षित नहीं कर पाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाली, लेकिन उसके बाद जनता से जुड़ने के मोर्चे पर अभियान सुस्त दिखाई दिया। लेकिन बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए एक नहीं कई तीर अपने तर्कश में जमा करने शुरू कर दिए। मोदी मित्र महाअभियान हो या पसमानदा का मुद्दा, भाजपा की नज़र आने वाले चुनाव पर टिक गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। उससे पहले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस अभी बैठक ही कर रही है, लेकिन भाजपा काफ़ी पहले ही मिशन मोड में जुट गई। जी हाँ, उसने एक नहीं तर्कश में कई ब्रह्मास्त्र रखे हैं। खास बात यह है कि 2014 की तुलना में 2024 की परिस्थितियां अलग होने वाली हैं। भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। उस समय मुसलमानों को लेकर आम धारणा ऐसी थी कि वो भाजपा को वोट ही नहीं देंगे। हालांकि इस बार भाजपा की तैयारी और रणनीति कुछ इस तरह की है कि 85% मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, पीएम मोदी ने जिन पसमानदा मुसलमानों के हितों की बात की है उनकी तादाद 80 से 85% है। इसके बाद से ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बेचैनी होना लाजमी है। इसे एक एक कर समझना होगा। भाजपा ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए मोदी मित्र अभियान छेड़ रखा है। संपर्क से समर्थन के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सीएम और जिला स्तर के नेता लोगों से मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति को भी भाजपा नहीं भूली है। इसीलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भी शुरू है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दों को जिस तरह से उठाया, उससे संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव में भाजपा किस तैयारी से जुटी है। पीएम ने संकेत दिया था कि चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला लिया जा सकता है। इस पर ज्यादा अड़चन भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पर बोल चुका है। पीएम ने कहा था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। सुनिए जरा क्या कहा था मोदी ने अपने संबोधन में। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब आपको कुछ ऐसे पहलुओं और रणनीति से रूबरू कराते हैं जिसके बलबूते पर बीजेपी 24 फतह करने की जुगत में है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मोदी मित्र की। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा बिना ज्यादा शोर किए देश भर में अलग अभियान में जुटा हुआ है। जी हाँ, मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। ये मित्र ऐसे होंगे जो बीजेपी से जुड़े नहीं होंगे और न ही जल्द बीजेपी की सदस्यता लेने के इच्छुक हैं। आपको शायद पता हो कि अल्पसंख्यक मोर्चे ने गुजरात और यूपी विधानसभा चुनाव के समय से ही मोदी मित्र बनाना शुरू कर दिया था। भाजपा के नेताओं का मानना है कि इससे फायदा भी हुआ। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा से रहा कि क्या किसी भी तरह से बीजेपी और मुस्लिमों के बीच की दूरी कम होगी। पहले कहा जाता था कि भाजपा मुसलमानों का वोट चाहती ही नहीं है, लेकिन अब वो धारणा बदलती दिख रही है। मोदी मित्र ऐसे लोग होंगे जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हों और पीएम मोदी की योजनाओं और नीतियों के प्रशंसक हों। इन्हें मोदी मित्र का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मस्जिद के इमाम भी मोदी मित्र बनाए जा सकते हैं। यूपी की सभी लोकसभा सीटों तक भाजपा ने पहुंच बना ली है। हर लोकसभा सीट पर 500 से 600 मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
भाजपा के अंदर खाने एक खबर है कि अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष रूप से उन लोकसभा सीटों को टारगेट कर रहा है जहां मुसलमानों की आबादी 30% या इससे ज्यादा है। दूसरा, भाजपा 2024 में जीत का हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे के सहारे बीजेपी ने संपर्क समर्थन अभियान चलाया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इसकी शुरुआत की गई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि पार्टी इस मुहिम के जरिए ठीक उसी तरह 2024 की जमीन तैयार कर रही है जैसे उसने 2019 में किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी बड़े नेता और मंत्री शहर शहर जा रहे हैं। मशहूर हस्तियों से भाजपा नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं। रैलियों में मोदी सरकार के विकास कार्यों की रिपोर्ट रखी जा रही है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी पार्टी ने संपर्क फॉर समर्थन लॉन्च किया था। तीसरी बात, शाह की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति की। 2014 के चुनाव में भाजपा ने कई प्रयोग किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था बूथों पर फोकस करना। उसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी का संगठन तो मजबूत हुआ ही, साथ में वोट मिलना भी पक्का हो गया। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने तो बूथ पर सारा फोकस केंद्रित कर दिया। ये शाह का माइक्रो मैनेजमेंट था। भाजपा को पता है कि चुनाव कोई भी हो, अगर जमीनी स्तर पर यानी बूथ मजबूत होता है तो जीत की केवल घोषणा होनी बाकी रह जाती है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। कुछ दिन पहले भोपाल से पीएम ने भी 3000 बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से ही बातचीत की थी। इससे न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश आई है, बल्कि वो अपनी महत्ता को भी समझ रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने लगाया है पसमानदा मुसलमान मास्टर स्ट्रोक, जिसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। देश भर के पसमानदा मुसलमानों की आबादी 80% से ज़्यादा है। पहले भाजपा मुसलमानों से जुड़े सवालों के ही जवाब देती थी, लेकिन अब खुद मुद्दे सामने रख रही है। पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए कर रहा है। उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल भड़काकर फायदा लेने के लिए आपको बर्बाद कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। आमतौर पर मुसलमानों को एंटी बीजेपी माना जाता रहा है। ये कांग्रेस, सपा, टीएमसी, बसपा या दूसरे दलों को ही वोट करता आया है। क्या कहा था मोदी ने भोपाल में, सुनाते हैं आपको। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर ये वास्तव में मुसलमानों के हित में काम कर रहे होते तो मुस्लिम परिवार पढ़ाई लिखाई और नौकरियों में पीछे नहीं होते। ये कहते हुए मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है, जबकि इस सरकार ने बिना किसी भेदभाव के काम किया। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी यूपी के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में भले ही सपा बसपा का गठबंधन टूट गया हो, लेकिन नए गठजोड़ की भी पूरी संभावना है। विपक्ष की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। कुछ खास सीटों के लिए अलग से जिम्मेदारी तय की जा रही है। 2014 और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत में यूपी का अहम रोल रहा है। पिछले चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने इस राज्य में शानदार प्रदर्शन किया। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। 2019 के चुनाव में हारी हुई 16 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल करने की रणनीति पर बीजेपी इस समय काम कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 62
और उसके सहयोगियों को 2 सीटें मिली थी। इसके साथ ही पार्टी ने उन 10 सीटों पर भी खास फोकस किया है जहां बीजेपी कम अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। जिन 10 सीटों पर पार्टी ने ध्यान केंद्रित किया है उसमें 4 लोकसभा सीटें मछली शहर, श्रावस्ती, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम था। पिछले चुनाव में मछली शहर सीट से बीजेपी उम्मीदवार भोलानाथ ने बसपा उम्मीदवार त्रिभुवन राम को 181 वोटों के बेहद कम अंतर से हराकर जीत हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की थी। भोलानाथ को 4,88,397 वोट मिले थे तो बसपा उम्मीदवार ने 4,88,216 वोट हासिल किए। 2014 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर रामचरित्र निषाद ने 1,72,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 2014 में भोलानाथ, जो तब बसपा के साथ थे, भाजपा के रामचरित्र निषाद से 1,72,000 वोटों के अंतर से सीट हार गए थे। यही हाल राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर और राम शिरोमणि श्रावस्ती जैसे भाजपा सांसदों का भी है, जो क्रमशः 4729, 6526 और 5320 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल कर सके थे। इसी तरह बदायूं, बांदा, धौरहरा, बाराबंकी, संत कबीर नगर, बस्ती और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जीत का अंतर कम था। विपक्ष एक ओर इस प्रदेश के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, वहीं इस बार सपा बसपा के गठबंधन नहीं होने से अलग समीकरण होंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा के बीच गठबंधन टूटने से 2024 में अलग समीकरण होंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जुलाई से अपने संगठनात्मक कार्यों को बढ़ाने की योजना बना रही थी। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक खास टीम गठित की गई। यूपी में फिलहाल सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों के बीच दूसरा गठबंधन बनेगा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चाएं हैं। पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल भी हुए। हालांकि इसको लेकर अभी कई सवाल हैं। सीटों को लेकर तालमेल होगा या नहीं, या कोई नया गठबंधन बनेगा, ये तस्वीर अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगी। विपक्ष की इस रणनीति के बीच बीजेपी यूपी के मिशन 80 पर तेजी से जुट गई है। तो देखा आपने 24 के समर के लिए बीजेपी ने किस तरह से रणनीति तैयार की है और हर हाल में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुट गई है। खास पेशकश राजकाज में 24 का समर बीजेपी ने कसी कमर में। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।